जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ये एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम आप लोगों के साथ उन टॉपर्स को मिलाते हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम से नेट किया है या फिर जेआरएफ क्वालीफाई किया। तो आज इसी क्रम में आपके साथ हम मिला रहे हैं बहुत ही डेडिकेशन से पढ़ने वाले बच्चे, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट जिन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालीफाई किया, सौरभ शुक्ला से। सौरभ शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। नमस्कार सौरभ, सबसे पहले तो आपको जेआरएफ क्वालीफाई करने पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपकी फैमिली को, सभी को, हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनकी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद हो कि आपने जेआरएफ क्वालीफाई किया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। सौरभ, अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हो और आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है? सर, मैं मध्य प्रदेश के वैसे रीवा जिले का रहने वाला हूँ। पिताजी की जॉब सतना जिले में है, तो स्कूलिंग वगैरह यहीं सरस्वती विद्यालय से हुई है हमारी। इसके बाद ग्रेजुएशन भी सतना जिले के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से हुआ है। बीए किया है हमने यहाँ से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स के साथ। इसके बाद मास्टर्स के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग से किया है। बहुत बढ़िया। तो सौरभ, ये आपका थर्ड प्रयास था जिसमें आपको जेआरएफ जी क्वालीफाई सर। हुआ। जी सर, ये तीसरा प्रयास था। पहले 2 प्रयास में क्या रिजल्ट रहा आपका? सर, पहले प्रयास में नेट निकल गया था और दूसरे प्रयास में नेट भी क्वालीफाई नहीं हुआ था और ये तीसरे प्रयास था जिसमें जेआरएफ हो गया। अच्छा, आपका दूसरे प्रयास में नेट क्वालीफाई नहीं हो पाया था। उस समय क्या ऐसी मिस्टेक हो गई थी कि आपका नेट रुक गया? सर, मेन ये था कि हर फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर थर्ड अटेम्प्ट में मेन सिलेबस कंप्लीट नहीं था अच्छे से। हर अटेम्प्ट के साथ मैंने सिलेबस को ही कंप्लीट करने का प्रयास किया। सेकंड अटेम्प्ट में हुआ क्या कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन ज्यादा आ गए और वही क्वेश्चन गलत हो गए। इस कारण से सेकंड अटेम्प्ट में 0.06 परसेंटाइल से मेरा नेट चूक गया था सर। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और इनके लिए एक अच्छा-सा मैसेज कीजिए नीचे, क्योंकि इन्होंने बहुत लगन से, बहुत मेहनत से जेआरएफ क्वालीफाई किया है। तो आप यदि चाहते हैं कि कल आपको भी कोई मैसेज करे, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप इनके लिए एक अच्छा-सा विशिष्ट मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि सौरभ अभी बता रहे थे कि इन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। सबसे पहले इनसे जो जानने वाली बातें यही हैं कि सिलेबस पर कैसे फोकस करना है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना है, कैसे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना है। तो सौरभ, आप ये बताइएगा कि सिलेबस को एक नया स्टूडेंट किस तरीके से अप्रोच करे? तो सिलेबस के लिए पहले तो जरूरी ये है कि आप पहले तो सबसे पहली बात आती है कि बुक को सेलेक्ट करना है। एक अच्छी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बुक्स, क्योंकि जब आपके हथियार अच्छे होंगे ना, तो आप युद्ध में उतने अच्छी तरह से लड़ाई लड़ सकेंगे। तो पहली बात तो ये कि आपके पास किताबें अच्छी होनी चाहिए। आप स्टैंडर्ड बुक्स को सिलेक्ट कीजिए। अब दिक्कत ये आती है कि हम स्टैंडर्ड बुक्स को पता कैसे करेंगे कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी खराब है। इसके लिए आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने निकाल चुका है ये एग्जाम। जो लोग निकाल चुके हैं वो लोग कौन सी बुक बता रहे हैं, उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। उनमें से जो कॉमन बुक्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप ये देखिए कि उनमें से कोई बुक आपके पास पहले से है क्या, कि आपने उन बुकों को पहले से पढ़ के रखा है क्या। यदि ऐसी कोई बुक है जिससे आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप अधिक फेमिलियर हैं, तो आप उन बुक्स को पहले प्रेफर कीजिए। अदरवाइज आप यूट्यूब में कुछ चैनल्स हैं जो बुक्स का मतलब रिव्यू करते हैं, तो आप उसमें देखिए वो किताबें किस तरह से हैं। जैसे कुछ किताबें फैक्ट बेस्ड हैं, कुछ में कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सी बुक उचित है, आप उस हिसाब से बुक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो बुक लिस्ट है वो हमेशा छोटी रखिए। एक ही बुक को बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। अदरवाइज कि आप 10 बुकों को पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर है कि एक ही बुक को हम बार बार पढ़ने का प्रयास करें, तो ये ज्यादा बेहतर है कि मतलब एग्जाम निकलने के चांसेस इसमें ज्यादा रहते हैं। बहुत बढ़िया सौरभ, जैसा कि आपकी तरह सभी टॉपर्स इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि रिसोर्सेज को कम रखिए और एक बुक को ज़्यादा बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। सभी टॉपर्स यही बताते हैं। तो सबसे मुश्किल यही होता है कि हम अपनी बुक लिस्ट को फाइंड करके शॉर्ट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स बताते हैं, जैसे सौरभ ने अभी बताया है कि आप उन सभी को सुन लीजिए। उनमें से जो कॉमन बुक्स होती हैं, जो कंबाइंड होती हैं, जो आपके सिलेबस को कवर करती हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ सिलेबस आपने मास्टर्स करते समय भी पढ़ा होता है, कुछ ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होता है। कुछ बुक्स होती हैं जो आपको एडवांस लेवल तक पढ़ने की ज़रूरत होती है, अगर आपने सीरियसली ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है। तो सौरभ, ये बताइएगा कि जैसे हमारे लिए सबसे मुश्किल पार्ट होता है, जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने कभी भी पेपर 1 की तैयारी प्रॉपर्ली नहीं की होती। जैसे मास्टर्स करते समय तो हम अपना सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जी है सर। जो मास्टर्स करते समय आपको पेपर 1 की तैयारी करवाती हो, कहीं टीचिंग करवाती हो, ऐसा कोई नहीं करवाता है। तो ये हमारे लिए एक नया जी सब्जेक्ट सर। होता है, नई बुक होती है। इस पेपर 1 को किस तरीके से एक नया बच्चा अप्रोच करे?
पेपर वन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सिलेबस। आप उसको सिलेबस देख लीजिए और सभी यूनिट्स को पहले तो देख लीजिए कि आखिर कौन कौन सी यूनिट्स हैं। यदि आपके पास सिलेबस ही नहीं होगा तो आप भटकते रह जाएंगे। वो पेपर वन में टोटल 10 यूनिट है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, मैथमेटिक्स है और कॉम्प्रिहेंशन है। इस प्रकार से उसमें टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से मैं मानता हूँ कि 4 यूनिट ऐसी हैं जिसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, डीआई, मैथमेटिक्स, पैराग्राफ और लॉजिकल रीजनिंग। अब अगर देखा जाए तो हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है, एक दो कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर इन 20 क्वेश्चंस में से यदि हम पूरे में पूरे नहीं तब यदि 15, 14, 15 या 16 क्वेश्चंस तक यदि कर ले जाएं और अगली जो 6 यूनिट्स हैं जिसमें टीचिंग है, रिसर्च है, जहाँ पे स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो उन 30 क्वेश्चंस में से यदि वहां पर हम 15-16 ले जाएं तब हम इजी वे में 30+ क्वेश्चंस अचीव कर सकते हैं। मैंने इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, यूट्यूब में एक तलवीर सर हैं, तलवीर सर की सबसे पहले मैंने मैराथन है, 4-4 घंटे की मैराथन है पर्टिकुलर टॉपिक्स पर। टीचिंग एप्टीट्यूड पे 4 घंटे की है, रिसर्च एप्टीट्यूड पे 4 घंटे की है, हायर एजुकेशन पे है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि सभी यूनिट्स की मैराथन को कंप्लीट कर लिया। मैराथन को कंप्लीट करने से फायदा ये हुआ कि एक मोटा मोटा पता चल गया कि क्या क्या टॉपिक्स है इसमें, क्या क्या सिलेबस है, आखिर इसके अंदर है क्या क्या चीजें। तो मोटी मोटी जानकारी वहां से पहले तो मिल गई। मैराथन के बाद फिर पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक को, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड बाय तलवीर सर या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड बाय तलवीर सर, इस प्रकार से डाल करके उनके वीडियोस को मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने PYQs पर ध्यान दिया। तो मैंने थोड़ी सी उल्टी प्रोसेस अपनाई। पढ़ तलवीर सर से रहा था तो मैंने PYQs भरत सर के देखे। तो दोनों को थोड़ा सा मतलब समझाने का तरीका अलग रहता है। तो जब मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन है PYQ में, तो यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो 10 में से 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तक तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन हर बार 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। तो मैं उन 2-3 क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता था, उसमें क्या थ्योरी थी उसको लगातार अपने नोट्स में ऐड ऑन करता गया। इससे नोट्स काफी अधिक वैल्यूएबल बनते गए। अब जब एग्जाम टाइम के लिए 10 से 15 दिन बचते थे तो उन्हीं नोट्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। और साथ में जैसे हमसे पहले भी कई लोग एग्जाम होते हैं, कॉमर्स का हो गया या फिर हिंदी साहित्य का होगा, किसी अन्य सब्जेक्ट्स के एग्जाम हमसे पहले हो जाया करते हैं, तो यूट्यूब में उनका पेपर एनालिसिस आता है। वो बताते हैं कि कौन से क्वेश्चंस अभी इन शिफ्ट्स में आ रहे हैं, उसका वो लोग पूरा एनालिसिस करते हैं यूट्यूब में। तो फिर उस टाइम पे केवल एनालिसिस देखते थे और उसका उपयोग करते थे। एनालिसिस से काफी अधिक फायदा मिलता है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमें पता चल जाते हैं कि इस बार का ये पैटर्न है। जैसे कि इस बार का मैं एग्जांपल दूं, हमसे एक दिन जस्ट पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें प्लेगरिज्म से क्वेश्चन आया था। अब ये था कि अब 2-3 दिन प्लेगरिज्म से आएगा ही आएगा, और फिर हमारी शिफ्ट में भी प्लेगरिज्म से क्वेश्चन आया। इसी प्रकार से कंप्यूटर में एक्सेल सीट से क्वेश्चन पिछले 2-3 बार आया, मतलब हमसे जो जिनका 1-2 दिन पहले एग्जाम था। तो अब ये पता चल गया था कि एक्सेल सीट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको हमने यूट्यूब में सर्च करके उसको 2-3 लोगों से पढ़ लिया। तो जब इस बार एक्सेल सीट से हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन हमारा सही हो गया। तो इसका एक फायदा मिलता है। तो पहले पूरी मैराथन देखी, फिर PYQ लगाया और एग्जाम टाइम में पेपर एनालिसिस। ये मुझे लगता है इतना मोर देन सफिशिएंट। हमारे स्टूडेंट्स आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पेपर 1 में कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे और पेपर 2 में कितने क्वेश्चन ठीक किए थे आपने? सर इस अटेम्प्ट में मेरे पेपर 1 में 31 क्वेश्चन सही थे, सेकंड पेपर में 53 क्वेश्चन सही थे, यानी कि टोटल 84 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए थे। जी सर, टोटल 84 क्वेश्चन सही थे सर। स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, इनके 99.81 परसेंटाइल मार्क्स हैं, जो बहुत अच्छे हैं। ऑल इंडिया टॉप 100 में आना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने पेपर 1 के लिए तलवीर सर की वीडियोस के अलावा कौन सी बुक को फॉलो किया था? सर बुक तो मैंने KVS मदान की खरीदी थी, लेकिन उसे मैंने 3-4 पेज से ज्यादा सर पढ़ा नहीं था। अच्छा, तो बाकी की तैयारी कैसे बुक करते? सर को बुक को पढ़ा ही नहीं था सर? नहीं सर, बुक नहीं पढ़ी थी, केवल क्योंकि देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं देने गया था तभी मैंने केवल तलवीर सर के वीडियोस देखे। उस अटेम्प्ट में मेरे 30 क्वेश्चन सही थे। सेकंड अटेम्प्ट में जब गया तब भी 34 क्वेश्चन सही थे। ये तो पता चल गया था कि तलवीर सर के वीडियो मोर देन सफिशिएंट है, यूट्यूब में सफिशिएंट मटेरियल है। तो बस उन्हीं के वीडियोस देखे, नोट्स उनकी प्रॉपर बनाते गया था मैं। PYQs जो आ रहे थे साथ में उनको भी ऐड ऑन करता गया उसमें, जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो इससे करीब 200-250 पेज की अच्छी खासी नोट्स बन गई थी। बस एग्जाम टाइम में बस उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। और पेपर 1 में सर कुछ क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं, बाकी उस नोट से लगभग क्वेश्चन सही जा रहे थे, तो फिर मैंने उसके लिए कोई बुक नहीं पढ़ी सर। ठीक है, तो अभी हम इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इस हिस्ट्री को कैसे अप्रोच किया। तीनों कालखंड की अलग अलग कोई बुक ली थी? कौन सी बुक्स आप पढ़ते थे? हिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। और एक 10वीं यूनिट जो हमारी आती है वो हिस्टोग्राफी की आती है। एंशिएंट के लिए मैंने उपेंद्र सिंह की बुक सर ली थी। मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा की कई पब्लिकेशन से अलग अलग बुक पब्लिश होती है।
एक उसकी बेसिक एनसीईआरटी भी आती है। मैंने जो ली थी वो जवाहर पब्लिकेशन की बुक थी और वो 2 वॉल्यूम में आती है, सल्तनत काल अलग आता है, उसका मुगल काल अलग आता है। इसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने शेखर बंदोपाध्याय की फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन वाली जो बुक आती है वो परचेस की थी, और इन्हीं बुक्स को मैंने बार बार पढ़ा था। इसके अलावा फैक्ट्स के लिए मैंने एक बुक ली थी जी आर्य पब्लिकेशन की बुक, उसको मैंने बार बार पढ़ा। सबसे अधिक आर्य पब्लिकेशन ही मैंने बार बार रिवीजन किया था क्योंकि मेरे फैक्ट्स थोड़े से कमजोर थे। और हिस्टोग्राफी के लिए मैंने ई श्रीधर की बुक पढ़ी थी। इसके अलावा इग्नू का MHI03 के केवल लास्ट के जो उसके 2 ब्लॉक्स हैं, क्योंकि मैंने ये देखा कि उसके जो आगे वाले ब्लॉक्स हैं उसका जो मटेरियल वो ई श्रीधर में ज्यादा बेहतर दिया हुआ है। तो मैंने रिपीटेशन करने की जगह कि मैं एक ही चीज को 2 जगह से पढ़ूं, इससे बेहतर मैंने ये समझा कि एक चीज को एक जगह से पढ़ना बेहतर है। तो मैंने ब्लॉक 6 और ब्लॉक 7 इग्नू के MHI03 वाले पढ़े, और उसके आगे जो ग्रीको रोमन हिस्ट्री राइटिंग वगैरह है वो मैंने ई श्रीधर की बुक से कंप्लीट किया। इसके अलावा क्लास में भी हमारे प्रोफेसर्स वगैरह भी पढ़ा रहे थे, तो वहां से भी काफी कुछ चीजें कवर हो गई, जैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री क्लास में पढ़ाई जा रही थी और हिस्टोग्राफी पढ़ाई जा रही थी। क्योंकि यूनिवर्सिटी डेली आना जाना था और मास्टर्स के दौरान ही हमने एग्जाम भी दिए 3 अटेम्प्ट, तो इसलिए वहां से भी काफी अच्छा फायदा मिल जाता है। सर क्या लगता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? सर मुझे लगता है कि यदि आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है, यदि पहले से आपका नॉलेज अगर बेसिक यदि आपका कंप्लीट नहीं है, जाहिर सी बात है, यदि आपका जैसे ग्रेजुएशन में कई लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं होता है, वो लोग MA करने आते हैं हिस्ट्री से ना, यदि या फिर ग्रेजुएशन में हम अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं, तब आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, इससे आपका एक बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज उपेंद्र सिंह जैसी बुक आप लेके बैठेंगे तो काफी ज्यादा बल्कि होती है, वो समझ भी में भी बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं अगर स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दें। यदि आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आपको जाहिर सी बात है, नहीं तो शेखर बंदोपाध्याय वाली बुक भी समझने में काफी दिक्कत जाती है। तो यदि बेसिक कंप्लीट नहीं है तो बेसिक के लिए आपको जाहिर सी बात है एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। लेकिन यदि आपका बेसिक कंप्लीट है, आपको बेसिक नॉलेज है, तो मुझे लगता है कि आप फिर स्टैंडर्ड बुक्स पास जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, जैसे आपने बताया कि बेसिक आपकी यदि क्लियर है तो आपको अच्छे से एडवांस बुक के साथ आप जा सकते हैं। तो इन तीनों कालखंड के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइएगा कि आपने प्राचीन काल को किस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि प्राचीन काल की जैसे अभी आप बता रहे थे कि उपेंद्र सिंह की बुक भी काफ़ी मोटी है, तो इतनी बल्कि बुक को जी पढ़ सर, जी के सर। उसके पूरे फैक्ट्स को याद कर पाना, और मीन टाइम आपको एग्जाम में हॉल में उसको जाके अपने एग्जाम में उसको यूटिलाइज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख करके प्राचीन काल को किस तरीके से अप्रोच किया था? सर प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखे थे, केवल पिछले 4-5 साल के ही मैंने देखे, जहाँ से भी ट्रेंड लगभग लगभग चेंज हो रहा है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर करने के लिए मैंने क्या रणनीति बनाई थी, पहले मैं आर्य पब्लिकेशन के फैक्ट्स अच्छे से पढ़ता था, क्योंकि यदि आप उपेंद्र सिंह को साइड पढ़ने बैठेंगे तो उसमें जो चेंजेस का जो अध्ययन है ना, जो चेंजेस है, जो हिस्टोग्राफी है, फिर उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका ध्यान फैक्ट्स पे जाने लगता है। यदि आप एक बार सरसरी निगाह से आर्य पब्लिकेशन के फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैंने उपेंद्र सिंह को पढ़ना स्टार्ट किया, तो जो फैक्ट्स आर्य पब्लिकेशन में ऑलरेडी थे उनको मैं उपेंद्र सिंह में हाईलाइट करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता था। तो जो फैक्ट्स उसमें नहीं थे, जो मुझे कुछ नया मिलता था, उसको उसी में अंडरलाइन करना, बगल में शॉर्ट नोट्स बना लेना। इसके अलावा जो एक चीज मैंने बार बार देखी उपेंद्र सिंह के साथ, कि उपेंद्र सिंह में बीच में ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ब्लॉक्स में बहुत सारी जानकारी दी रहती है हाईलाइट करके, उन ब्लॉक्स से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तब भी एक क्वेश्चन आया था, और इस बार भी शिकारपुर वाला जो क्वेश्चन आया था वो भी सीधे उसमें हाईलाइट करके दिया हुआ है। ब्लॉक्स को विशेष रूप से पढ़ता था मैं, और जो हिस्टोग्राफी थी उसको बगल में नोट कर लेता था। कोई अगर फैक्ट्स नए मिल रहे हैं जो आर पब्लिकेशन में नहीं है, उनको मैं उसमें साइड में नोट कर लेता था, अंडरलाइन कर लेता था। जब रिवीजन का टाइम आ रहा था तो बस उन्हीं को मैंने एक बार सरसरी निगाह से देखा था। बाकी आर पब्लिकेशन के फैक्ट्स मैंने बार बार रिवाइज किए थे। बिल्कुल, और अब मध्यकाल को और आधुनिक भारत को भी आपने इसी तरीके से अप्रोच किया होगा, है ना? जी सर, जी सर। उसमें भी आर कंपटीशन टाइम से पूरे फैक्ट्स पढ़ लेता था पहले, उसके बाद फिर बुक्स को देखता था, जो उसमें फैक्ट्स नहीं रहते तो उन्हीं को बस केवल अंडरलाइन करता था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर सौरभ से एक चीज़ सीखने वाली है कि एक तो इन्होंने अपनी बुक लिस्ट को काफ़ी कंसाइज रखा, जैसा कि मैं इनसे जान पा रहा हूँ कि उन्होंने प्राचीन काल के लिए उपेंद्र सिंह को पढ़ा, सतीश चंद्र को मध्यकाल के लिए अप्रोच किया, और वहीं शेखर बंदोपाध्याय की बुक जो थी प्लासी टू पार्टीशन, उसके लिए इन्होंने मॉडर्न को अप्रोच किया। और उसके साथ साथ इन्होंने आर्यन कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स दे रखे हैं, तीनों कालखंड के फैक्ट्स एक ही साथ दे रखे हैं। अच्छी बुक है, और ये मैं मानता हूं कि किसी एक बुक में पूरे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। इसके लिए हमें कम से कम 1 से 2 बुक जरूर पढ़नी पड़ती है, तब जाके हमारे पूरे फैक्ट्स कंप्लीट हो पाते हैं। तो सौरभ, आपने एक अच्छी स्ट्रेटजी बताई हमारे स्टूडेंट्स को। और सौरभ, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का कितना रोल रहता है? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रोल है।
लेकिन आप बहुत पीछे मत जाएं, 4-5 साल की जहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है वहां से उसको बार बार पढ़ें। जैसे कि मैं अभी जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भास का एक नाटक है स्वप्न वासोदत्ता, उसमें यवनिका शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है। तो वो तो जनरल था, वो तो पता था कि यवनिका का शब्द शब्द का उपयोग पर्दे के लिए है। अब इस बार के जो सेकंड शिफ्ट में जो मैंने एग्जाम दिया, सेकंड शिफ्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, बस उसमें थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा दिया था, उसमें अशुभ से उसको जोड़ दिया था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखें, उसको एनालाइज भी करें, वो समझे कि इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं, उसके हर ऑप्शन को एनालाइज करें, इसका आपको प्रॉफिट आगे वाले आने वाले एग्जाम में मिल सके। ऐसा ना करें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और उसे सॉल्व कर रहे हैं तो साथ में उसको साथ साथ में एनालाइज भी करें। सौरभ, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को बताया कि किस तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं, जैसे आपने पहले अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया, दूसरे में आपका नेट भी नहीं हुआ, जेआरएफ भी नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं की, और स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम पहले ही प्रयास में जेआरएफ ले लें, उनको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि सिलेबस एक बार पूरा, किसी भी तरह से एन के प्रकार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लें। चाहे आप आर पब्लिकेशन से करिए, कोई एक बुक एक बार आप कंप्लीट कर लें। क्या होता है कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री में सब्जेक्ट में, तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि जो बहुत ईजी हो जाते हैं। मतलब आप थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े हुए हैं एक बार तो एलिमिनेट करके या थोड़ा बहुत करके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जो वो क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको खेल से बाहर कर देंगे, एग्जाम से बाहर हो जाएंगे आप। क्योंकि बाकी लड़के क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, यदि आपके वही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहला प्रयास तो यही करें कि अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लें। उसके बाद बार बार रिवीजन करें। अगर रिवीजन नहीं होगा तो फिर चीजें वहां पर एग्जाम हॉल में जाएंगे आप भूल जाएंगे। ब्रूस ली का एक फेमस सेंटेंस है, मुझे आपकी उन 10,000 किक्स से कोई खतरा नहीं है जिनका आपने एक बार अभ्यास किया है, मुझे आपकी उस एक किक से खतरा है जिसका आपने 10,000 बार अभ्यास किया है। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन तो बार बार करना है। दूसरी बात यह है कि अपनी जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी बुक लिस्ट बहुत ही सीमित रखें, कंसाइज रखें, अच्छी रखें, बहुत ज्यादा भटकाव ना आने दें। अलग अलग टॉपर्स मिलेंगे, मैं हूँ, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ आपके सीनियर्स मिलेंगे और अलग अलग बुक्स बताएंगे। कभी आप कोई बुक परचेस कर लेंगे, आपका दोस्त आएगा वो दूसरी बुक लिया हुआ है, वो कहेगा भाई ये वाली बुक अच्छी है, आप उस बुक में स्विच करना चाहेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही, जैसे एंसेंट के लिए हमने 3-4 बुक अपने सामने रख ली, अब कुछ इससे पढ़ रहे हैं कुछ इससे पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा घाल-मेल कतई ना करें। एक ही बुक रखें एक टॉपिक के लिए और उसी को बार बार पढ़ने का प्रयास करें। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि कई बार हमें फियर प्रॉब्लम हो जाता है एग्जाम टाइम में, जब हम जाते हैं घबरा जाते हैं, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है या कोई चीज मुझसे आ नहीं रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपने पहले क्या किया इट डजेंट मैटर, आप अंतिम दिन तक अपनी तैयारी कीजिए। एग्जाम के दिन अब बिल्कुल फियरलेस होकर के जाइए, है ना। अगर क्योंकि फियर रहेगा माइंड में तो कई बार ऐसा होता है कि बनते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हम हड़बड़ाहट वहां पर चीजों गलत कर देते हैं। लगाना ऑप्शन नंबर 2 में था, लगा के 3 में चले आते हैं। एलिमिनेशन करते समय माइंड चोक हो जाता है। यदि आपके अंदर फियर है तो फियर न रखें, ये समझिए कि फियर आपके अंदर भी रहता है, जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं उनके अंदर भी रहता है। तो ये कॉमन फिनोमिना है, सभी को फियर होता है। बल्कि दिक्कत होता है जब आपको फियर ना हो, आपको ये लगने लगेगी कि मुझे इससे सब आता है, तब ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि तब आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये सोचना कि मुझसे चीजें नहीं आ रही, ऐसा फियर रखना ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एग्जाम जाइए उस दिन फियरलेस होकर के जाइए, आराम से फ्रेश माइंड से एग्जाम दीजिए। एक तीसरी बात मैं जो ये बताना चाहूंगा कि अपनी तैयारी के दौरान हो सके तो 3-4 ऐसे फ्रेंड्स को अपने साथ रखिए जो सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक अच्छा फ्रेंड सर्कल रखिए, तो जब भी आपको डिमोटिवेशन होगा तो उसमें वो आपके काम देंगे। उनके साथ थोड़ी आप बातें शेयर कीजिए, कुछ पढ़िए उन्हें सुनाइए, कुछ उनसे जो वो पढ़े वो उनसे सुनिए। तो कहते हैं ना कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। तो यदि आप उनसे डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी और लगातार आपका एग्जाम में मतलब तैयारी में फ्लो बना रहेगा। इन चीजों को मुझे लगता है कि ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी सौरभ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो भी स्टूडेंट पहले ही प्रयास में जेआरएफ लेना चाहते हैं, इनके द्वारा जो सजेशन दी गई है, पहले इन्होंने कहा कि अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, दूसरा बुक लिस्ट को कंसाइज कीजिए, तीसरा अपने रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, और जो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने कहा कि अपना कॉन्फिडेंस कभी मत लूज कीजिए। और फियर फैक्टर्स हर किसी के साथ काम करता है, जो भी टॉपर बनते हैं सबको फियर होता है, लेकिन अपने एग्जाम हॉल में जाके अपने आप को कैसे परफॉर्म करना है उस दिन इंपॉर्टेंट होता है, उस दिन आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है।
तो सौरभ, आपने हमारे चैनल पर आए हो, आपने अपने बिजी शेड्यूल में, जैसा कि मैं ना आपको सच बताऊं तो मैं आउट ऑफ 10 अगर मैं देखूं तो मुझे आउट ऑफ 10 मुझे 6 से 7 बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनको मुझे लाइब्रेरी से छुट्टी करवा कर यहाँ पर लाना पड़ता है ताकि मैं उनकी इंटरव्यू कर सकूं, क्योंकि उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया होता है। और मैंने एक चीज देखी है, जो भी टॉप करता है वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और डेडिकेशन से पढ़ते हैं, ज्यादा करके लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ते हैं, एकांत में जाके बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे थे, आपका भी वहां से टाइम निकाला, आपने बहुत बिजी शेड्यूल से, आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी तैयारी कर रहे हो तो आपने समय निकाला, सबसे जी जी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, हम अब आपको आने वाले समय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, पीएचडी करें, आगे जीवन में बहुत आगे जाएं, आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ फिर से मुलाकात होती रहेगी। और आपका थैंक यू सो निश्चित रूप से मच, सर। आपने समय निकाला हमारे चैनल पर हमारे बच्चों को गाइड किया, शुक्रिया। धन्यवाद सर आपका, आपने अपने यूट्यूब चैनल में मुझे बोलने का अवसर दिया और इतने सारे अच्छे साथी मित्रों से बात करने का, जुड़ने का एक अवसर दिया।